एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, जो कि बच्चों का भी होगा, कि यदि बच्चे, कई बार ऐसा होता है क्योंकि अब यंग है, शुरू में तो एक्साइटमेंट में एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होगा यदि बीच में उनका बाय मिस्टेक हो जाए या कैसे भी फंड नहीं हो और उनकी एसआईपी बंद हो जाए, मतलब उन्होंने 4 महीने की और 5वें महीने में उनके पास पैसा नहीं है या कहीं से नहीं आ पाया और वो एसआईपी नहीं कट पाई, तो क्या होगा? वो एक कंडीशन से बता दीजिए। मैं आपको ये दोनों कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है। कि सपोज करो किसी ने 10 एसआईपी करी है, हाँ। उसके बाद एसआईपी बाउंस हो जाए, ये ठीक है। पहली कंडीशन। हाँ। या एसआईपी बंद हो जाए, अच्छा, ये दूसरी कंडीशन। ठीक है। एसआईपी बाउंस 2 कारणों से होती है, या तो इन्वेस्टर के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो, ठीक है, या कोई टेक्निकल रीजन हो, जो कि आपके और हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है। टेक्निकल रीजन में इन्वेस्टर का कोई लॉस नहीं होता। अच्छा। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण अगर एसआईपी कोई भी बाउंस होती है, तो इन्वेस्टर का केवल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से है। अच्छा। कि आपका इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। अच्छा अच्छा। बैंक आपसे चेक बाउंसिंग के चार्जेस लगा देती है। अच्छा, ओके। बैंक दोनों को लगाती होगी चेक बाउंसिंग के चार्जेस, इन्वेस्टर को भी और कंपनी को भी। ठीक है। ठीक है। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो अगर एसआईपी बाउंस अगर इनसफिशिएंट फंड के कारण होती है, तो इन्वेस्टर को केवल बैंक के द्वारा एक चार्जेस लगता है, वो चेक बाउंसिंग का चार्जेस लगता है। और वो एक ही बार लगेगा, क्योंकि एक ही बार? बिल्कुल, जिस अलग महीने बाउंस हुई तो अलग लगेगा। अच्छा, अगले महीने यदि फिर से बाउंस हुई तो फिर से लगेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात होती है कि अगर कोई इन्वेस्टर 10 एसआईपी के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट बंद करा दे, एसआईपी करना बंद, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आपकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो तो चलती रहेगी। वो चलती रहेगी। आपका पूरा पैसा एज अ लमसम ट्रीट होगा उस एनएवी पर, और मार्केट की ग्रोथ के साथ में, फंड मैनेजर की क्वालिटी के साथ में आपका फंड ग्रो करता है। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि यदि आपने 10 एसआईपी कर ली, 11वीं का पैसा आपका नहीं कट पाया किसी कारण की वजह से, तो जो चेक बाउंस के चार्ज है वो आपके लगेंगे बस, बिल्कुल, है ना। इसके बाद यदि आपने सफिशिएंट बैलेंस रख लिया तो वो अगले महीने से फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, अपने आप कंटिन्यू हो जाएगी या बताना पड़ता है? नहीं, अपने आप कंटिन्यू हो जाती है। अच्छा। 90% के केसेस में 3 अगर कंसिक्यूटिव बाउंस हो जाते हैं आपकी एसआईपी के, उसके बाद में एसआईपी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये पहली कंडीशन हो गई कि चार्ज लग गया। दूसरा ये हो गया कि क्या किसी व्यक्ति को पता है कि यार मेरे पास 11वें महीने में पैसे नहीं रहेंगे, तो क्या वो अपना, जिसके थ्रू वो करवा रहे हैं, उनको पहले से आगाह कर सकते हैं कि भैया इस महीने में नहीं रहेंगे तो आप देख लीजिएगा? बहुत बढ़िया महेंद्र जी, ये क्वेश्चन ये हम अपने क्लाइंट को सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप हमें 1 महीने पहले या 20 दिन पहले इस चीज की इत्तला दे देंगे कि सर हमारे पास अगले महीने पैसे के चांसेस नहीं है, तो हम आपकी एसआईपी पॉज करा देते हैं। ओके, ठीक है। तो क्लाइंट की एसआईपी पॉज कराने का भी ऑप्शन रहता है। ये एक बहुत शानदार चीज सामने निकल के आई है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि 1-2 महीने पैसे नहीं रहे, उनको करना चाहते हैं वो, लेकिन 1-2 महीने पैसे नहीं रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई कि भैया आप पॉज कर दीजिए। जिनसे भी आपने कराई है तो उनके थ्रू या उनको बोलकर आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद जहां से भी कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां से कंटिन्यू कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें केवल ध्यान देने वाली बात केवल एक है कि इसमें हमें 15 से 20 दिन पहले बताना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है कि भैया 15-20 दिन पहले बता दीजिए कि एसआईपी कटने वाली है, अब आप इसको पॉज कर दीजिए, जब मेरे पास पैसे आएंगे फिर से चालू। एक और कंडीशन यहाँ बन सकती है कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, किसी भी कंडीशन में, 2 एसआईपी हो, डेथ हो गई, 2 साल हो गई हो, 5 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, है ना, और उसकी फैमिली को पता भी हो और ना पता हो, 2 कंडीशन ले लेते हैं। दोनों केसेस में पहले तो म्यूचुअल फंड में हम सबसे पहले नॉमिनी रखते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी हमारे क्लाइंट की डेथ हो जाती है, डेथ के केस में वो पैसा पूरा का पूरा नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर होता है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए बहुत छोटा सा डिटेल्स लगती है। अच्छा। जो क्लाइंट है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता ठीक है। जो नॉमिनी होते हैं उसके, जैसा हमने डिस्कस किया था, केवाईसी डॉक्यूमेंट बनते हैं। ठीक है। तो नॉमिनी के केवाईसी डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसके बाद में ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है। अच्छा। तो जो फंड हमारे क्लाइंट के नाम पर था, वो फंड नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। ओके। और नॉमिनी उस फंड का ओनर बन जाता है। ओके। और फिर वो अपना नॉमिनी भी बना लेता है। अब इसमें भी मुझे एक और चीज याद आ रही, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसका एक नॉमिनी है, उसको वो सारा फंड ट्रांसफर हो गया, क्या वो इस एसआईपी को कंटिन्यू रख सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल वो इस एसआईपी को कंटिन्यू रख सकता है। अच्छा। पहले एसआईपी क्लाइंट के अकाउंट से जा रही थी, अब जो नया क्लाइंट बना है नॉमिनी, उसके अकाउंट से वो ये चाहे तो पूरा पैसा विड्रॉल भी कर सकता है और ये चाहे तो उस एसआईपी को कंटिन्यू भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो हमारी ऑडियंस को मोटा माटी ये समझ में आ गई कि यदि आपका चेक बाउंस होता है, मतलब यदि आप नहीं भर पाते तो क्या होगा, पहले बता देते हैं तो वो पॉज हो जाएगी, और तीसरा यदि किसी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी वाला ये सारा क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो बहुत शानदार हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो सकता है, वो 5 साल निवेश करे, 10 साल करे, 15 साल करे, 20 साल करे,
तो वो अपनी राशि को किस किस प्रकार से निकाल सकता है? उसे लग रहा है यार मेरे को बंद करना है और मुझे अपनी राशि को निकालना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं वो एक बार मेरे को डिटेल में बता दीजिए। म्यूचुअल फंड इतना ट्रांसपेरेंट है, व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से अपना पैसा निकाल भी सकता है। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उसने इन्वेस्ट किया है उस डिस्ट्रीब्यूटर को वो केवल कॉल कर देगा, ऑनलाइन में वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको एक लिंक भेज देगा, वो लिंक पर क्लिक कर कर OTP डालकर 48 आवर्स में उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड के जिन फंड हाउसेज में उसने इन्वेस्ट किया है उन फंड हाउसेज में अपना लॉगिन क्रिएट करके वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। तीसरा, अगर वो इतना टेक्नो सेवी नहीं है तो इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ में कैम्प्स और कार्वी के ऑफिसेज हैं। अगर म्यूचुअल फंड के ऑफिस नहीं है, उस कंपनी का ऑफिस नहीं है, तो कैम्प्स और कार्वी का ऑफिस है। वहाँ जाकर अपना पैन नंबर दिखाकर सारी अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स ले सकता है। वहाँ से जिस फंड में से जितना विड्रॉ करना है, पूरा विड्रॉ करना है, सारा विड्रॉ कर सकता है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गई, मैं देख रहा हूँ, जहां पर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जहां पर आपके पूरे म्यूचुअल फंड का जितना भी निवेश किया, चाहे आपने कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से किया है, वो सारी की सारी जानकारी एक जगह पर ही दिख जाती है। बिल्कुल। तो क्या वहां से भी विड्रॉल हो सकता है? बिल्कुल। एक MF सेंट्रल करके एक एप्लीकेशन है जो कि शायद कंबाइंड सारे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिख जाता है। वहीं से क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो विड्रॉ भी कर सकता है। अच्छा, और एक और चीज आई है मार्केट में नहीं, जैसे हमारा जो म्यूचुअल फंड का जितना भी पोर्टफोलियो है वो आप संभालते हैं, तो हमारी भी क्योंकि MF की एक एप्लीकेशन है जहां पर हम अपना पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा उसको अभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि सिर्फ मेरा काम रहता है भैया निवेश करना। मेरे को ये बताइए कि कई सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही है जिसमें क्लाइंट यदि चाहे तो वो खुद भी, और जैसे एक्स्ट्रा हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि मार्केट गिर रहा है तो हम लमसम में निवेश करते हैं, तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे आ गई है जो क्लाइंट खुद भी, जैसे मुझे करना है तो मैं आपको कॉल कर देता हूं, आप एक सिक्योरिटी के लिए मेल भेजते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर हमारा होता है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि क्लाइंट अपने खुद के थ्रू भी एक्स्ट्रा निवेश करना चाहे तो वो कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो एप्लीकेशन आपको दी है उस एप्लीकेशन में भी ये फीचर है। अगर आप चाहें तो इसमें खुद भी निवेश कर सकते हैं और आप चाहें तो आप खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि फिनेंस के मामले में जो पुरानी स्टडी बताती है, आदमी डिस्कस करना नहीं चाहता। उसकी जो नीड होती है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हुए वो अपने फिनेंशियल प्लानिंग को ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो बिना डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट किए हुए, बिना अपने एडवाइज़र से कंसल्ट किए हुए वो उसमें से विड्रॉ कर लेता है। फिर डायरेक्ट और आप एडवाइजरी में कोई अंतर नहीं रखते हैं। इसलिए हम आपको रोक के रखते हैं, ये बैरियर लगा के रखते हैं कि सर अगर निवेश करना है तो इस टाइम पर किस फंड में करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पैसा आज आप निवेश करना चाहते हैं उसका ड्यूरेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस पैसे की आपको ज़रूरत क्या है। अगर आपने रिटर्न देखकर किसी फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो भविष्य के उस फंड के रिटर्न्स क्या आएंगे? बिल्कुल, मतलब क्योंकि वही हम जो डायरेक्ट और रेगुलर की बात कर रहे थे कि रेगुलर है ही इसलिए क्योंकि आपको सलाहकार सलाह दे पाए कि भाई कौन सी चीज़ सही है आपके लिए, कौन सी चीज़ नहीं है, और व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन जितना होगा वो कभी भी निकाल लेगा, और फिर वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है शायद उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसका हमको जवाब मिल गया। यहीं से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कि जो हम निवेश कर रहे हैं जी, तो क्या ये टारगेट बेस्ड निवेश भी होते हैं? कोई ऐसे फंड होते हैं जो टारगेट, जैसे मुझे कार खरीदना है, मुझे अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ाई के लिए भेजना है, या कोई भी छोटे गोल बड़े गोल, कुछ इस प्रकार की भी SIP या म्यूचुअल फंड होते हैं क्या? जैसे हमने सेक्टर्स के बारे में तो खूब बात कर ली, लेकिन ऐसे कोई टारगेट बेस्ड भी म्यूचुअल फंड होते हैं क्या? म्यूचुअल फंड टारगेट बेस्ड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ड्यूरेशन बेस्ड होता है। इसीलिए जो हमने अभी डिस्कशन किया है इतने टाइम में कि जो डेट फंड है, जो हाइब्रिड फंड है और जो इक्विटी फंड है, अगर आपको छोटे समय के लिए निवेश करना है तो आप डेट फंड में जाइए। अगर आप छोटे समय से लेके मीडियम टर्म के लिए निवेश करना है तो आप हाइब्रिड फंड्स में जाइए, और मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन अलग है। कोई आदमी 7 साल को लॉन्ग टर्म बोलता है, कोई 10 साल को बोलता है, कोई 25 साल को बोलता है। रिटायरमेंट प्लानिंग आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, किस एज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, मल्टी कैप में जाना है, ये उस ड्यूरेशन के हिसाब से तय होता है। और क्या आप, जब आपके पास निवेशक आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं शुरुआत में, तो आपको अपनी नीड्स बताते होंगे? जैसे आपने भी पूछा था कि आपने भी पहली बार मुझसे पूछा था कि आपकी क्या नीड्स है, कुछ फाइनेंशियल गोल है क्या, तो क्या आप ऐसे गोल्स भी क्रिएट करते हैं उनके लिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोल है कि मुझे अगले 10 साल में
एक इतने करोड़ का घर खरीदना है, इतने लाख का घर खरीदना है, तो क्या उसके हिसाब से भी आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि भाई इतने रुपए निवेश करोगे, इतने साल में इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि रिटर्न तो कभी भी कंफर्मेशन के साथ नहीं होता है। लेकिन क्या इस प्रकार की भी प्लानिंग होती है क्लाइंट्स के साथ में? बिल्कुल, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट के रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल ये है कि आप क्लाइंट को जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड फंड्स का है, जो फ्यूचर में आने वाला है, और जो फंड मैनेजर है वो किस साइकोलॉजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सारी बातें हम क्लाइंट्स के सामने रखते हैं। क्लाइंट उसमें से डिसाइड करता है कि उसमें से कौन सा गोल हमारे किस फंड से पूरा होता है, वो फंड हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर उसका गोल 10 साल का है तो हम उसको वो फंड्स दिखाएंगे जो 10 साल में उसके 10 साल एंड अबव के लिए डिसाइड करेंगे इक्विटी फंड्स, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी उतना होना चाहिए कि उसका गोल पूरा हो पाए। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। अब यहीं पर एक बहुत खूबसूरत सा सवाल आ रहा है कि भैया क्या किसी व्यक्ति ने किसी एक प्लान में निवेश करना शुरू कर दिया, तो क्या उसको भविष्य में मन हो रहा है 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कि मैं इस प्लान को नहीं लेना चाहता, ये वाला जो मेरे को फंड दिया है इसमें नहीं निवेश करना चाहता, मैं किसी दूसरे में स्विच करना चाहता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की भी सुविधा रहती है क्या? बिल्कुल रहती है। अच्छा। म्यूचुअल फंड में एक स्कीम से आप दूसरी स्कीम में बिल्कुल स्विच कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब एक कंपनी यदि मान लीजिए आईसीआईसीआई है और एसबीआई का कोई फंड है, तो आप आईसीआईसीआई से जंप नहीं कर सकते इधर एसबीआई में। बिल्कुल, लेकिन आप आईसीआईसीआई के किसी फंड से आईसीआईसीआई के ही किसी फंड में बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। आईसीआईसीआई से दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में कर लीजिए पूरा, मतलब लेना पड़ेगा, उसको खत्म कर दीजिए, खत्म करिए, उस फंड को सेल करना पड़ेगा और जो पैसा आएगा आपके बैंक में, फिर वहां से आप दूसरा फंड परचेज करेंगे। तो एक ये भी बच्चों को क्लैरिटी आ गई कि यदि आप किसी फंड में निवेश कर रहे हैं, बाद में आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपका जो सलाहकार है वो भी बता देगा कि भैया ये वाला फंड हमें ठीक है, इससे जितना निकालना था हमने निकाल लिया या हो गया इसका, तो आप दूसरे फंड में, तो ठीक है, वो सलाहकार सलाह दे देगा, बता देगा।